सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस, हम लोग यहाँ से स्टार्ट करें, ठीक है। आज तो इलेक्ट्रिक फील्ड आसम समझाया था, फॉर्मूला बताया था, कुछ न्यूमेरिकल्स भी किए थे, ठीक है ना। चलिए, तो अब हम लोग सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए करेंगे, ठीक है। सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए, पॉइंट चार्जेस के लिए कैसे आपका फील्ड निकाला जा सकता है, कितना होगा, क्या होगा, एन नंबर ऑफ चार्जेस के लिए सीधा देख लेंगे, ठीक है, कि एन नंबर ऑफ चार्जेस के लिए जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी होगी, ठीक है। चलिए, तो लास्ट टाइम का जो पीडीएफ है मैं आपको आज डाल दूंगा, ठीक है। जो कल की पीडीएफ थी बेसिकली मैं आज आपको भेज दूँगा, क्योंकि वो सेव करके रखा हुआ है, मैं डालना भूल गया, सॉरी। हाँ, चलिए, तो हम करने वाले बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर एन नंबर ऑफ चार्जेस, ठीक है, एन नंबर ऑफ चार्जेस, ठीक है। मतलब कि मान लीजिए कि आपके पास बहुत सारे चार्जेस है बेटा, और उसके लिए आपको फील्ड निकालना है, ठीक है। हम इसको ड्राइव करेंगे, उसके बाद फिर सीधा वो आपके जैसे उस दिन हमने फोर्सेस निकाले थे ना बेटा, उसी तरह से हम लोग निकालेंगे, क्या हम लोग निकालेंगे फील्ड के लिए क्वेश्चंस, मतलब ये स्क्वायर में रखा हुआ है तो कितना फील्ड होगा सेंटर पे, ठीक है, वो सब चीज़ें आज हम लोग वो करेंगे। तो मान लीजिए कि हमारे पास एन नंबर ऑफ चार्जेस हैं, ठीक है, मतलब Q1 है, Q2 है, Q3 है, ठीक है, और Q4 है, और आपके पास Qn है, ठीक है बेटा। और बीच में कहीं पर ना बेटा एक टेस्ट चार्ज है Q0, कोई एक टेस्ट चार्ज है, छोटा सा चार्ज है जो कि आपका उसके बीच में कहीं लाई कर रहा है बेटा। तो इन सब का जो डिस्टेंस है इससे बेटा R1, R2, Rn, R4 और आपका R3, ठीक है। ये आपके डिस्टेंस है फ्रॉम दिस टेस्ट चार्ज। तो आपको अब बताना है कि ये जो टेस्ट चार्ज है इसके ऊपर कितनी फील्ड आपकी लग रही है, नेट फील्ड आपको निकालने के लिए बोल दिया गया, ठीक है। तो इसको निकालने का तरीका बहुत ही सिंपल है। आप जैसे मान लीजिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला अगर आप ध्यान दें तो आपको पता होगा, ये आपका होता है 1/4πε0 Q/r², यही होता है, ठीक है, आपका फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का, जिसको आप लोग KQ/r² भी लिख सकते हो, KQ/r² भी लिखा जाता है। तो E1 अगर आप निकालेंगे तो KQ1/r1² हो जाएगा ना। E2 अगर आप निकालेंगे तो KQ2/r2², En निकालेंगे तो KQN/Rn² आपका ये बन जाएगा, ठीक है। अगर आप टोटल फील्ड निकालें ई टोटल, तो आपका निकल के आएगा बेटा E1 प्लस, है ना, E2 प्लस कहाँ तक बेटा, En तक आएगा, ठीक है बेटा। तो ई टोटल जो आपका आएगा बेटा वो कितना आएगा, आप कर सकते हो यहाँ पे Q1/R1² मतलब कॉमन निकाल के, प्लस Q2/R2² प्लस कहाँ तक बेटा, Qn/Rn², कुछ इस तरह से आप इसको लिख सकते हो। तो आपको ई टोटल कितना मिल जाएगा बेटा, वो मिल जाएगा K समेशन ऑफ I1 से लेकर N तक और QI/RI²। तो ये आपका ई टोटल आ जाता है, क्या आता है बेटा, ई टोटल, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल आपकी इतनी लग रही है यहाँ पे होगी, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हो बेटा कि ये आपके अलग अलग चार्जेस हैं, अलग अलग डिस्टेंस पे, ठीक है। और यहाँ पर आपका जो फील्ड निकल के आएगा इस Q0 के ऊपर, तो वो आपका इतना आएगा, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो ये एग्जैक्टली आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की तरह ही है, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की तरह ही आपने इसको फाइंड किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर ना बेटा इसके बाद जो अगली कंडीशन यहाँ पर आपको देखने को मिलती है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे जो डेरिवेशन है वो इतना ही आ रहा है, देखिए। तो यहाँ पे इन्होंने वेक्टर फॉर्म लगाया इसका। वेक्टर फॉर्म क्यों लगाया, क्योंकि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बेटा वो आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे ओवरऑल डायरेक्शन जो होगा वो उसके वेक्टर पे डिपेंड करेगा कहाँ पर है, ठीक है। अब बहुत सारे अगर पॉइंट चार्जेस हैं तो उसके लिए हमें बेसिक जो डायरेक्शन है वो मिल नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका उसका रिजल्टेंट निकाल पाना वो थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, उसके लिए वेक्टर सम वगैरह करना पड़ेगा, बट दैट इज नॉट रिक्वायर्ड एक्चुअली। तो आगे बढ़ते बेटा, यहाँ पे देखिए कुछ एक क्वेश्चन आपको मिला है। जैसे पहला क्वेश्चन देखिए बेटा हमारे पास ये है, सो एज्यूमिंग दैट द चार्ज ऑन एन एटम इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली इन अ स्फीयर ऑफ 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। ये आपका इसका रेडियस दिया हुआ है, ठीक है बेटा, ये r है। तो आपको r कितना मिल गया बेटा, तो आप देख सकते हो बेटा कि आपके पास यहाँ पे r कितना है बेटा, 10⁻⁻10 मीटर। इसका मतलब ये 1 एंगस्ट्रॉन है ना बेटा, 1 एंगस्ट्रॉन इतना ही होता है, ठीक है। ये आपका आ गया। व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ गोल्ड एटम, आपको ये बताना है कि गोल्ड के एटम में, और ये जो है बेटा आपका एक सिंगल एटम का है, ठीक है, गोल्ड के एटम का आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप गोल्ड के एटम की बात करो तो गोल्ड के एटम के अंदर में कितने आपके प्रोटॉन होते हैं,
सकते हो 79 प्रोटॉन होते हैं बेटा, है ना। तो हमारे पास चार्ज भी उतना ही होगा ना बेटा, 79 इंटू दिस कर सकते हो आप, है कि नहीं 79, क्योंकि प्रोटॉन की चार्ज इतनी तो होती है कि नहीं, है ना। और उसके बाद आप देखिए बेटा यहाँ पे आपने क्या कर दिया, आपकी रेडियस कितनी है बेटा, आप देख सकते हो इतनी आपकी रेडियस है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा आपका, E इक्वल्स टू 1/4πε0 Q/r²। Q जो होगा बेटा आपका Z ही होना चाहिए, क्योंकि आपका Z जो है बेटा वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और E जो है बेटा वो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन बनना चाहिए। और अपॉन में हमने क्या कर दिया बेटा, उसका रेडियस का क्या ले लिया, स्क्वायर ले लिया, तो ये 10 टू द पावर आपका -20 हो जाएगा, ठीक है। और 1/4πε0 की वैल्यू जो होती है बेटा वो 9 × 10 टू द पावर 9 होती है। तो सिंपल आपने इसको सॉल्व करना है, आपका यहाँ पे आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। तो आपकी आंसर कितने निकल के आ रही है बेटा, 1.138 × 10 टू द पावर 13 न्यूटन पर कुलम, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो यूनिट होता है वो न्यूटन पर कुलम ही होना चाहिए, क्योंकि वो फोर्स अपॉन चार्ज होता है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड यही ना होता है बाबू, फोर्स अपॉन चार्ज ही तो होता है ना, फोर्स अपॉन क्यू। तो फोर्स आपका न्यूटन होता है और ये आपका सी होता है, तो ये न्यूटन पर कुलम भी आएगा, सही है, ठीक है ना। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, जरूर से इसको सॉल्व करिएगा अभी बाद में। अभी चलिए बेटा अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, हमारे पास ये जेई मेंस ये वाला किया था ना आप लोगों ने अभी, और उस दिन आपने किया था क्या ये वाला, और नहीं ये वाला नहीं किया था, फोर्स वाला किया था ना। चलिए ये एक बार ये वाला लगाते, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी अच्छा है, देखिए बेटा। तो आप देखिए बेटा यहाँ पे करना क्या है, ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, छोटा सा है, बट इसको थोड़ा समझना है, ठीक है, क्या हुआ है ध्यान देना बेटा। 2 पॉइंट चार्जेस ए एंड बी, ठीक है, आपका ए और बी है, और दोनों की वैल्यू आपको दे रखी है, ये क्यू ए है बेटा, ये क्यू ए है, और ये जो है बेटा आपका क्यू बी है, कितना है बेटा क्यू बी, ठीक है। ये बेसिकली एक डाइपोल बना रहा है, क्या बना रहा है बेटा, डाइपोल, क्योंकि इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस हैं, एक प्लस है और एक माइनस है, ठीक है। और डाइपोल हमेशा ऐसे ही एग्जिस्ट करता है, आर प्लेस्ड एट डिस्टेंस डी अपार्ट, डी मतलब कि डी डिस्टेंस के दूरी पे है, मतलब कि क्यू ए और क्यू बी जो है बेटा इन दोनों के बीच में डी डिस्टेंस है, ठीक है बेटा। अब इसकी वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू दे रखी है, अब बोला क्या बेटा, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिडिल पॉइंट, एकदम इसके बीचों बीच आपका जो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना है बेटा, वो आपका है 6.4 × 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कुलम आपको दिया गया है, ये सेंटर पे है बेटा। फाइंड द डिस्टेंस डी, आपको ये डी निकालना है, ठीक है। तो सिंपल है, किसी भी एक चार्ज से इस पॉइंट का फील्ड निकाल दो, है कि नहीं। जैसे आप देख सकते हो अगर ये पूरा डी है तो इसके एकदम मिडिल पे है, तो ये क्या होगा, d/2 हो जाना चाहिए, है कि नहीं, d/2 ही होना चाहिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हो बेटा कि जो यहाँ पर फील्ड आपके इस पॉइंट पे आएगी वो इसका और इसका सम होगा ना, है कि नहीं, क्योंकि अभी आप सुपरपोजिशन करके आए ना बेटा कि अगर 2 है 3 है 4 है जितने भी है उस सब का क्या करना पड़ेगा बेटा, आपको प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस पॉइंट पे जो डिस्टेंस होगा दोनों तरफ का वो d/2 ही लेंगे यहाँ पे ना। तो आप देख सकते हो बेटा बहुत ही सिंपल सी कंडीशन बन के आ जाएगी आपकी। तो आप देख पाओगे बेटा कि हमारे पास ये है कंडीशन आपका। और आप देखिए बेटा यहाँ पर एक चीज आपको समझना पड़ेगा, वो क्या है कि अगर आप यहां पर फील्ड निकालो बेटा, ठीक है, तो फील्ड आप थोड़ा समझने की कोशिश करिए किस तरह से एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। देखिएगा बेटा, ठीक है, ये प्लस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है। लास्ट टाइम हम लोग काफी देर तक डिस्कस किए थे इसमें, जब वो कैपेसिटेंस वाला क्वेश्चन आया था, तो फील्ड किससे किसके तरफ होता है, तो फील्ड हमेशा पॉजिटिव से कहां होगा बेटा, नेगेटिव की तरफ होगा, ठीक है बेटा। तो आपकी फील्ड इसकी भी इसी तरफ होगी और नेगेटिव की भी उसी तरफ होगी, तो ये दोनों के दोनों फील्ड क्या होंगे बेटा, उसी तरफ होंगे। ये दोनों एरोस जो आपको दिख रहे हैं ना बेटा, ये जेई मेन से क्वेश्चन क्यों बना, सवाल तो बहुत ही सिंपल सा लग रहा है ना, बट ये मेंस का क्वेश्चन क्यों है, क्योंकि यहां पे ये कॉन्सेप्ट लग रहा है, ये कॉन्सेप्ट के कारण कि ये दोनों के दोनों फील्ड नेगेटिव के तरफ होंगे, तो ये दोनों फील्ड ऐड होंगे, ये दोनों फील्ड क्या होंगे बेटा, ऐड। समझे कि नहीं समझे। अगर ये भी प्लस होता, ये भी प्लस होता, तो दोनों की फील्ड क्या होती बेटा, ऑपोजिट होती ना। तो ये दोनों फील्ड एक दूसरे को क्या कर रहे होते, कैंसल कर रहे होते ना, रिपल्सन चल रहा होता, बट ये दोनों क्या हो रहा है बेटा, ऐड हो रहे, तो हम इन दोनों को क्या करेंगे बेटा, प्लस करेंगे। क्या करेंगे बेटा, प्लस। और जब भी हम इन दोनों को प्लस करेंगे बेटा, तो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आपको यहां पर दोनों चार्जेस को देखिए बेटा, यहां पर अगर ये दोनों ही एक ही डायरेक्शन में है तो आपको यहां पे क्या क्या मिल जाएगा बेटा, दोनों फील्ड इक्वल हो जाएंगे ना, क्योंकि ये भी उस तरफ है, ये भी इस तरफ है, क्योंकि दोनों की मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज दोनों ही सेम ही है, तो दोनों फील्ड को प्लस होना पड़ेगा। तो आपने बेसिकली क्या कर दिया बेटा, यहाँ पे KQ/r² कर दिया, तो दूसरा वाला भी KQ/r² ही आना चाहिए, क्योंकि दोनों की Q भी सेम है, दोनों का R भी सेम है, तो इसलिए ये 2KQ/ क्या हो गया बेटा, r² कॉन्सेप्ट में आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो यहां पर आपकी कंडीशन क्या बन के आएगी बेटा, 2 × K की वैल्यू आपको पता ही है कितनी है बेटा, बहुत बढ़िया, 9 × 10 टू दी पावर 9 इंटू क्यू की वैल्यू कोई भी एक ले लो बेटा, कुछ भी लिख दो, आप लिख देना 8 × 10 टू दी पावर माइनस क्या आएगी बेटा, 6 आएगी। नीचे में हमारे पास क्या है बेटा, डिस्टेंस हमारे पास d/2 है ना बेटा, d/2 है, हाँ 3.2 मतलब नहीं डिस्टेंस तो हमारा d/2 था ना बेटा,
डिस्टेंस तो डी बाई टू था ना, डिस्टेंस मतलब ये तो आर, क्योंकि हम तो आर स्क्वायर डालेंगे ना, तो दोनों के डिस्टेंस तो डी बाई टू है कि नहीं बेटा, तो ये क्या बनेगा बेटा, डी स्क्वायर बाय 4 नहीं बनेगा, और ये किसके बराबर होगा बेटा, ये इसके बराबर होगा ना, 6.4 इंटू 10 टू दी पावर आपका क्या आएगा बेटा 4, ये इसके बराबर होगा ना बेटा। अब ध्यान देना बेटा, 4 है, रेसिप्रोकल करोगे तो ऊपर से क्या मल्टीप्लाई हुआ ना, इसलिए यहाँ पे आपको ये 8 दिख रहा है। बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं ये 8 कहाँ से आ रहे हैं, बेटा इसी 4 को ऊपर 2 से मल्टीप्लाई किया है, ये जाके ऊपर मल्टीप्लाई हुआ तो ये 8 बना, क्या बना बेटा 8, तो ये बन जाएगा 8 इंटू 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 इंटू 8 इंटू 10 टू दी पावर -6 भाई आपका 6.4 इंटू 10 टू दी पावर 4 इज इक्वल टू आपका वहां पे डी का स्क्वायर आएगा। सही बात है ना, ये है कि ऐसे ही होना चाहिए। अभी ध्यान देना बेटा, अभी यहाँ पर आपको एक चीज देखना पड़ेगा कि ये 8 से ये 8 और ये 64 कट जाएगा ना, क्योंकि 8 8 से 64 ही होता है। यहाँ पर एक 10 बचा हुआ है नीचे की तरफ में, तो उसको इससे काटेंगे तो ये 3 बन जाएगा, बनना चाहिए ना। अब इस 3 को ऊपर कर देंगे, 3 जब ऊपर जाएगा तो 9 के साथ माइनस होगा तो कितना बनेगा 6 बनेगा, तो 6 और -6 खत्म हो गया, तो सिर्फ बचा कौन बेटा 9, ठीक है 9 बचता है, तो आपका डी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है बेटा, आपको 9 मिला, तो आपको यहाँ पे डी कितना मिल जाएगा बेटा 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये इस तरह से आपका ये सवाल जो है ये सॉल्व हुआ है, बहुत ही सुंदर सवाल है बेटा, प्लीज इसको लिख लीजिए अपने कॉपी में फटाफट। हाँ बेटा मीटर है क्या, ओ हाँ मैंने मीटर लिखा, नहीं मैंने सेंटीमीटर लिखा है, हाँ ओ मीटर है मीटर, नहीं मैंने सेंटीमीटर लिखा, सॉरी ये 1 साल से पढ़ रहा ना, तो पता है इनको मैं क्या लिख रहा हूँ ये मीटर है, ठीक है, सॉरी ये मीटर है, मैंने सेंटीमीटर लिखा था, मीटर है, ठीक है। प्लीज चलिए लिख लीजिए फटाफट से, कम ऑन। ये +-3 होगा, सही बोल रहे हैं वो, +-3 होना चाहिए, क्योंकि रूट है ये, तो मैथ्स वाले एटलीस्ट इतना तो बोल ही सकते हैं, है कि नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर, हाँ डिस्टेंस में माइनस, ओए डिस्टेंस में माइनस ओए देखा बट है तो 10 में सिखाई जाती है, क्या बात कर रहे हैं, चलो जल्दी लिखो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। लिखिए लिखिए, हो गया। हो गया, हो गया ना हो गया क्या, नहीं हुआ, लिख लो लिख लो, और उसका ये वाला क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ये हर साल क्वेश्चन आता है बोर्ड्स में, हर साल, फाइंड द डिस्टेंस, बढ़िया क्वेश्चन है ये, अच्छा मतलब कि क्वेश्चन जिसमें कि डिस्टेंस आपको फाइंड करना पड़ता है कि कहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, तो ये अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। बहुत बहुत अच्छा चीज़ है ये, लिख ले बेटा सब ने।
ठीक है। चलिए बाकी सॉल्यूशन आप घर में जाके एक बार निकाल लीजिएगा, मेन ढांचा समझ में आ गया, दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, आपके पास एग्जांपल 38 है। ठीक है, आपको एनसीईआरटी में भी ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी में भी ऐसे क्वेश्चंस हैं। अब ये जो क्वेश्चंस है बेटा आपके, ये दोनों के दोनों जो होंगे बेटा वो कैसे होंगे। ठीक है, हाँ जल्दी चलाओ और ध्यान दो, चलो। ठीक है, वैसे पंखा चाहिए किसको? हाँ तो तू उधर क्यों बैठा हुआ है? हाँ इधर बैठ जा, इधर लगा तो पंखा आ जाएगा। हाँ चलिए चलिए 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ 1 माइक्रोकुलम एंड 4 माइक्रोकुलम। अब यहाँ पे आप देखेंगे बेटा कि दोनों फील्ड एक दूसरे के ऑपोजिट में है। ठीक है, तो यहाँ पर चांस है कि फील्ड इसके बीच में जीरो हो जाए कहीं पे। ठीक है, वहां पे जीरो होने का चांस कतई नहीं था क्योंकि दोनों ऑपोजिट चार्जेस थे, तो दोनों की फील्ड एक तरफ लग रही थी। बट यहाँ पे दोनों फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेंगे, तो कहीं ना कहीं तो ये जीरो होगा ना बेटा, कहीं ना कहीं तो ऐसा पॉइंट आपको मिलेगा जहां पर इसकी फील्ड जीरो बन जा रही है। ठीक है, अब यहां पर बोला क्या गया है बेटा कि एक 1 माइक्रोकुलम का चार्ज है और एक 4 माइक्रोकुलम का चार्ज है। ठीक है बेटा, 1 माइक्रोकुलम एंड 4 माइक्रोकुलम आर केप्ट 30 सेंटीमीटर अपार्ट, 30 सेंटीमीटर की दूरी पे रखे गए हैं। ठीक है, अब हाउ फार फ्रॉम द 1 माइक्रोकुलम चार्ज ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्ज, मतलब उस लाइन में जो दोनों चार्जेस को ज्वाइन कर रहे हैं, विल बी द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। मतलब कि वहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए बेटा? जीरो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि E1 प्लस E2 कितना होना चाहिए बेटा? जीरो होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि E1 इक्वल्स टू माइनस E2 होना चाहिए। सही बात है नहीं? E1 इक्वल्स टू माइनस E2 होना चाहिए। तो कंपेयर ही तो करना है, कंपेयर ही तो करना है, और क्या करना है? कंपेयर ही करना है नहीं? फील्ड का फॉर्मूला पता ही तो है तुम लोग को। E1 क्या है देखो, मैं दिखा दो, देखिए देखिए, ये आप मान लीजिए इसके पास E1 है और इसके पास E2 है, इन दोनों को कंपेयर ही तो करना है। तो मुझे बताइए, अगर मैं यहां से उस डिस्टेंस को x मान लूं तो बचा हुआ कितना होगा? अगर दोनों के बीच में 30 सेंटीमीटर का डिस्टेंस था तो बचा हुआ आपका 30 माइनस x होगा। तो 30 सेंटीमीटर को उन्होंने मीटर में चेंज किया है। अरे सर उसको कैंसिल करने के लिए तो उसको सेम साइन में होना चाहिए, तभी इधर आके नेगेटिव बनेगा या फिर पॉजिटिव बनेगा जो। ओ ऐसा कुछ है क्या? क्या बात है, मतलब समझ रहा हूँ मैं कि a इक्वल्स टू a होता है तो ही कैंसिल करता है, ऐसा कुछ कह रहे हो क्या? अरे नहीं ओ सुनना मेरी बात, तू अब तेरा जो क्वेश्चन है ना बेटा, ठीक है, उस सेंस में गलत है जो तू कह रहा है। ठीक है, सुनना मेरी बात है। अगर मैं ये कहूं 1 प्लस माइनस 1 तो वो जीरो ही होगा ना, है ना? और अगर मैं इस 1 को उधर लेके जाऊं तो ये 1 ही बनेगा ना, कैंसिल तो हो ही रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना। अब यहां पर क्यों कैंसिल हो रहा है, अब ये भी मैं समझाता हूं। ठीक है, देख रहे ध्यान से। एक फील्ड कहां है बेटा? लेफ्ट साइड में, और एक फील्ड कहां है बेटा? तो मतलब कि एक फील्ड को तो नेगेटिव होना ही पड़ेगा ना, समझ रहा है ना? मतलब कि यहां पर एक फील्ड, जैसे में E2 तो मेरी नेगेटिव ही है, E2 मेरी नेगेटिव, क्योंकि E2 कहां लगी है? लेफ्ट साइड में। और E1 को क्या होना पड़ेगा? पॉजिटिव ही होना पड़ेगा, है ना? क्योंकि E1 इधर लगा है, E2 उधर लगा, तो ये दोनों तो नेगेटिव है ना एक दूसरे के। तो अगर इन दोनों को तुम प्लस करोगे तो कभी ना कभी कोई ना कोई पॉइंट में ये दोनों जीरो होंगे ही ना, है कि नहीं? समझ रहा है कि नहीं समझ रहा? तो मैं वही तो किया। अब अगर मैं यहाँ पे E1 प्लस E2 करता हूँ, E1 प्लस E2 करता हूँ, तो बेसिकली मैं E2 तो माइनस E2 ले रहा हूँ ना। सही बात है कि नहीं? अब तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, अब दिमाग लगाते हैं। E1 हमारे पास है, ठीक है बेटा, हमारे पास E1 है बेटा, E1 हमारे पास है बेटा। E1 कितना होगा? ठीक है, तो E1 हम लोग निकाल रहे हैं बेटा आपके 1 माइक्रोकुलम के लिए। ठीक है बेटा, तो वो होगा बेटा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई क्या होगा बेटा आपका? हाँ, Q1 बाई R1 का स्क्वायर। मेरा R1 क्या है बेटा? यहाँ पे X है, तो मैं X का स्क्वायर लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं, ये ऐसे ही दिखेगा। ठीक है, अभी देखिए बेटा, ये मेरा E1 आया, मेरा E2 कितना आएगा? तो मैंने कहा सर E2 सर हमारा आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बाई आपका 0.30 माइनस x का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब मुझे क्या बताया गया कि कहाँ पे नेट फील्ड जीरो होगी, तो मतलब कि मुझे पता है कि ये कॉन्सेप्ट अप्लाई हो जाएगा, तो मैं इसको यहाँ पे लिख सकता हूँ।
तो मैंने लिखना स्टार्ट कर दिया। तो मेरा E1 कितना है, तो सर मैंने कहा सर मेरा E1 तो उतना आया था 1/4πε0 आपका ये Q1/x का स्क्वायर है ना, और यहाँ पे क्या आएगा बेटा आपका 1/4πε0 Q2 आपका 0.30 माइनस x का बेटा होल स्क्वायर, यही बन के आएगा आपका। ठीक है, सही है ना यहाँ तक? ठीक है, इवन मैं तो आपको कहूंगा बेटा कि इस 0.30 को भी चेंज मत करो, 30 लेके करो सॉल्व, तब भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी वो सॉल्व होता है। ठीक है, मैं दिखाता हूँ आपको, देखिए 1/4πε0 1/4πε0 कैंसिल हो गया। ठीक है, Q1 की वैल्यू थी कितनी, 1। ठीक है, तो आपने इसको 1 ले लिया, माइक्रोकुलम को 1 माइक्रोकुलम ही लेके चलो। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो 1 बाई आपके पास यहाँ पे x का स्क्वायर है, और यहाँ पे देखिए बेटा क्या कंडीशन है आपके पास, वो 4 था ना, तो बेटा 4 ही ले लो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, 4 ले लो। और ये क्या बनेगा बेटा आपका, इसको ना मैं 30 ले रहा हूँ। ठीक है, 30 माइनस एक्स का होल स्क्वायर ही ले रहा हूँ। ठीक है, ऐसे ही ले रहा हूँ मैं, 30 ले रहा हूँ, क्योंकि सॉल्व करने में इजी रहेगा। ठीक है, 0.30 मतलब 30 लेना। ठीक है, अभी ध्यान देना बेटा क्या बन रहा है, ये कंडीशन आपको मिला ना, अब इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, क्या देखना बेटा, दोनों तरफ कंपेयर कर रहा हूँ। ठीक है, देखना 1/x का होल स्क्वायर, और मैं ऊपर में 2/30 माइनस एक्स का फुल होल स्क्वायर लिख सकता हूँ ना ऐसे। तो देखो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया आपने, तो 30 माइनस एक्स इक्वल्स टू 2x आ गया। तो 30 इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है बेटा, x आ रहा है ना, तो मतलब कि x इक्वल्स टू 30 कितना है, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, वो देखो बेटा, सॉरी है बेटा, ये आपका 30 इक्वल्स टू 3x आएगा, है कि नहीं? तो x की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, 10 आ रही है, 10 सेंटीमीटर। तो दिखा कि नहीं दिखा, मतलब कि x आपका 10 सेंटीमीटर है, तो मतलब कि वो फर्स्ट जो आपका चार्ज है बेटा, जो 1 माइक्रोकुलम है, उससे वो कितने डिस्टेंस पे बेटा, 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो मतलब कि इससे कितने डिस्टेंस पे बेटा, वो 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है। तो आप देख सकते हो बेटा कि ये आपका आंसर निकल के आ रहा है, ये 0.10 मीटर। अब यहाँ पर एक चीज देखना बेटा, यहाँ पर अगर आपने इन लोगों ने, देखो इन लोगों ने पूरा खोल के सॉल्व किया है। अगर आप देखो बेटा इसको काट देते हो इसे यहाँ पे ना, और इसका अगर ये 10 टू द पावर -6 10 टू द पावर -6 कट जाता है आपका, तो यहाँ पे 1/x स्क्वायर और यहाँ पे 4/0 इसका होल स्क्वायर ही बचता है। तो इसको मतलब पूरा पूरा होल लेकर आप स्क्वायर काट सकते हो। ठीक है, और सॉल्व करते हो तो आपका आंसर यही निकल के आता है, जो कि आप देख सकते हो बेटा कि लास्ट में इन्होंने 10 सेंटीमीटर ही लिया है, जो कि हमने भी 10 सेंटीमीटर ही निकाला ना, हमने भी तो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर ही निकाला, ये रहा सर, हमने भी तो 10 सेंटीमीटर ही फाइंड किया है। ठीक है, तो आप प्लीज इस क्वेश्चन को आप फटाफट से सॉल्व कर लीजिए अपनी कॉपी में, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38। ठीक है, हाँ, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे क्वाड्रेटिक बनाया, पता है इन्होंने क्या किया, इन लोगों ने a माइनस बी के होल स्क्वायर को खोल दिया। अब जब ये a माइनस बी के होल स्क्वायर को खोल देंगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया तो तुम्हारा आंसर 2 आएगा ना, मिडिल टर्म खोलेंगे, स्प्लिट करेंगे। अब यहाँ पे तो इन लोगों ने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं दिखाई है, वो तो तुम्हें मेहनत करना पड़ेगा, बट इसका जब दूसरा ऑल्टरनेटिव है हमारे पास तो वो लगाएंगे ना हम लोग, है कि नहीं? तो हम डायरेक्टली सॉल्व कर लेंगे, और वैसे भी डिस्टेंस तुम्हारा -30 हो नहीं सकता, तो हम 10 को ही लेकर कंसिडर करेंगे ना। तो इसको प्लीज लिख ले बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा। ठीक है बेटा, जरूर से आएगा, पेपर में आपको मिलेगा 3 मार्क्स का, नहीं तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। ठीक है, बोर्ड्स में। हो गया, सबका हो गया।
हो गया, चलिए। चलिए अब हम बात करेंगे बेटा कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की, ठीक है। कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में 3 टाइप पढ़ेंगे, ठीक है। 3 टाइप ऑफ कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में होता है। चलिए टॉपिक डाल लेना बेटा सब लोग, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब हम लोग बेसिकली चार्ज डेंसिटी पढ़ने वाले हैं कि लाइन में अगर आपका कंटिन्यूसली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो, एरिया में अगर कंटिन्यूसली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो, और अगर आपका वॉल्यूम में कंटिन्यूसली अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो, तो आपका जो ये डेंसिटी है चार्ज की वो कैसे दिखाई पड़ती है, कैसे निकालना होता है बेसिकली, ठीक है। और इसका यूज़ बहुत आगे तक है, ठीक है बेटा। मतलब आपका ये वन ऑफ द बेसिस है, ठीक है, इस पूरे बुक का। तो बहुत बहुत ज़रूरी चीज़ है बेटा ये, और आपको जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उसमें इसको बहुत यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये म्यूचुअल इंडक्शन तक जाएगा, ठीक है। म्यूचुअल इंडक्शन हो गया, आपका ईएमआई तक जाएगा, आपका ये चैप्टर नंबर 8 तक जाएगा, ठीक है। तो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए देखिए, तो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता क्या है। बेसिकली हम लोग जानते हैं सर कि चार्ज की जो नेचर है बेटा वो क्वांटम नेचर है, ठीक है। क्वांटम का मतलब क्या होता है बेटा कि चार्ज क्या बेटा डिस्क्रीट है, डिस्क्रीट बॉडी है, अलग अलग चीज़ है ना। बट यहाँ पे क्या बोला गया, इफ वी इग्नोर या सो वी इग्नोर द क्वांटम नेचर ऑफ चार्जेस एंड इमेजिन charge is spread in a region in a continuous manner। अगर मान ले, याद रखना ये इसको हाइपोथेसिस बनाता है, ठीक है बेटा, ठीक है। ये हाइपोथेसिस है, ठीक है ना। अगर यही सेम चीज आर्ट्स में किया जाए तो ये हिपोक्रेसी हो जाती है, बट ये साइंस है इसलिए ये हाइपोथेसिस है, ठीक है, ध्यान देना। तो ये हाइपोथेसिस है, तो क्या बोला गया बेटा कि दैट द चार्ज इज स्प्रेड इन अ रीजन इन अ कंटिन्यूअस मैनर। कंटिन्यूअस मैनर मतलब कि इसको ना आप तोड़ नहीं रहे हो, ठीक है, एक मैट की तरह, ठीक है। एक आपके पानी की तरह, ठीक है। पानी भर दिया बॉटल में तो पानी के मॉलिक्यूल्स कंटिन्यू होते हैं ना, कंटिन्यूअस होते हैं, जुड़े हुए रहते हैं एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड से। उसी तरह से हमने कहा कि सर ये जुड़े हुए हैं, ठीक है, फैले हुए हैं वॉल्यूम में, क्योंकि हमारे पास 3 डायमेंशन 3 डायमेंशनल चीजें एग्जिस्ट करती है। 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन वाले और 3 डायमेंशन वाले। 1 डायमेंशन में लाइन होती है, 2 डायमेंशन में एरिया होता है, ठीक है, और 3 डायमेंशन में क्या होता है बेटा वॉल्यूम होता है। तो ये 3 तरह से चार्ज आपके कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं। इन 3 डायमेंशन में आपका जो चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, ठीक है। तो हमने क्या कहा बेटा, सच अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आप क्वांटम नेचर ऑफ चार्ज को इग्नोर करके चार्ज को कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूट करते हो थ्रू लाइन, थ्रू सरफेस, थ्रू वॉल्यूम, तो आप बोलेंगे सर इसको कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपको 3 जगह आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, 3 जगह, ठीक है। चलिए उसके बारे में बात करेंगे। अब यहाँ पे क्या बोला गया, पहला देखिए बेटा, कैलकुलेशन ऑफ फोर्स ऑन अ चार्ज ड्यू टू अ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम अब क्या कर रहे हैं बेटा, फोर्स को कैलकुलेट कर रहे हैं, फोर्स को, कि सर फोर्स को कैसे कैलकुलेट करें। अगर चार्जेस, अगर जैसे आपने डिस्क्रीट चार्जेस, एक चार्ज के लिए, 2 चार्ज के लिए, n नंबर ऑफ चार्ज के लिए, तो आपने अलग अलग करके फोर्स तो निकाला ना, है कि नहीं। पर आपने कभी कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फोर्स निकाला है क्या, सर वो तो नहीं निकाला। तो वो कैसे निकले, तो उसके लिए क्या करें कि हमें समझ में आए कि सर कैसे ये होता है। तो उसके लिए चार्ज डेंसिटी काम करता है। क्या काम करता है बेटा, चार्ज डेंसिटी। जैसे मान लीजिए कि अगर हम यहां पर फोर्स का फॉर्मूला लगाएं, ठीक है, जैसे आपने कहा सर फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास होता है सर F इक्वल्स टू, आपके पास आ गया K Q1 Q2 बाई R², ठीक है, Q1 Q2 पे R²। अब ये Q1 और Q2 आप कब ले सकते थे बेटा, जब ये क्या थे बेटा, डिस्क्रीट थे, डिस्क्रीट। पर अब आप कह रहे हो सर कि चलो Q2 डिस्क्रीट था, बट जो Q1 ले रहे हो बेटा ये एक ऐसी बॉडी है जिसमें आपका चार्ज बहुत सारा डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक साथ बहुत सारा प्रेजेंट आ गया, ठीक है। बताइए मैंने बोल दिया कि कैसे स्फीयर ले लिया जिसमें भरा हुआ है चार्ज पूरा का पूरा, तो सर तब क्या करें, सर तब क्या होगा, तब आप एक चार्ज से उसका फोर्स निकालेंगे या उसका ओवरऑल चार्ज से उसका फोर्स निकालेंगे। तो आपका आंसर होना चाहिए सर हम ओवरऑल चार्ज से उसका फोर्स निकालेंगे ना, कि उस पूरे के पूरे जो स्फीयर है उसमें टोटल चार्ज कितनी है, हम उससे उसका काम करेंगे,
उससे उसका काम किया जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे ध्यान दीजिए बेटा, और इसको निकालने के लिए आप क्या यूज करोगे, तो आप बोलेंगे सर इसको निकालने के लिए हम यूज करेंगे इंटीग्रेशन। क्या यूज करेंगे बेटा, इंटीग्रेशन। क्लास 11 का जीरो चैप्टर थोड़ा याद करने की कोशिश करिएगा है। अगर आपको इंटीग्रेशन नहीं आता कोई बात नहीं, मैं आपको इधर ही इंटीग्रेशन सिखा दूंगा, ठीक है, अभी के अभी। अगर इंटीग्रेशन कहीं यूज होगा, क्योंकि आप देख रहे हो डीवी डीवी आने लगा है, DQP डीवी आने लगा है, तो आपको समझ, सॉरी रो डीवी है ये, अगर आने लगा तो फिर इंटीग्रेशन भी तो लगाना पड़ेगा ना। तो इंटीग्रेशन में अभी आपको लगाना सिखा दूंगा, चिंता मत करिए, बस आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, ठीक है। तो एज शोन इन फिगर 1.56, तो आप देख सकते हो बेटा यहाँ पे 1.57 है, सॉरी ये 1.56 ऊपर में होगा कहीं पे, ठीक है, 1.56 ये रहा, ठीक है। तो 1.56, अब मैं यहाँ पर क्या देख रहा हूँ बेटा, मैं यहाँ पे क्लियरली देख पा रहा हूँ कि ये एक कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन शो करता हुआ एक बॉडी है, ठीक है बेटा। यहाँ पे आप देख सकते हो ये वो बॉडी है, और ये जो है बेटा इसकी फील्ड की रीजन है, ये इसका फील्ड है बेसिकली, मान लो, ठीक है। अब यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज इधर पे उड़ रहा है, इसके ऊपर कहीं पे है ये। अब ये यहाँ से यहाँ पर क्या लगाने की कोशिश कर रहा है बेटा, फोर्स लगाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे बोल देंगे सर ये तो इसके रीजन के बाहर है, कैसे फोर्स लगाएगा। नहीं नहीं बेटा, ये जो रीजन है ना बेटा, ये तो इन्होंने बस कन्फाइन करके दिखाया है, ये मत सोचिए कि इसका फील्ड इधर तक ही है। बस इतना मान लीजिए कि ये इसके ऊपर फोर्स लगा पा रहा है, और इसका डिस्टेंस कितना है बेटा, यहाँ पे वो r डिस्टेंस पे बैठा हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये जो आपका जो ये बॉडी आपको दिख रहा है बेटा, ये इसके पास जो सबसे यूनिट चार्ज होगा वो कितना होगा, dq होगा। क्या होगा बेटा, dq, ठीक है। कोई भी एक बॉडी के पास अगर कंटिन्यूअस चार्ज है तो हम उसकी टोटल चार्ज कभी डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि वो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है बेटा। तो उसके लिए हम उसका यूनिट चार्ज लेंगे। माना है हमने कंटीन्यूअस, या फिर ये कंटीन्यूअस है? माना है बेटा, इग्नोर द क्वांटम नेचर बोला है ना सर फिर तो अगर इग्नोर कर देंगे तो हम तो इंटीग्रेशन कंटीन्यूअस में क्यों यूज करेंगे, मतलब बेटा, इंटीग्रेशन तो कंटिन्यूअस में ही होता है ना डिस्क्रीट के लिए नहीं होगा? दीदी। आप जब लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स पढ़ रहे थे क्लास 11 में, सॉरी बाय वालों, ठीक है, तो मैं डिस्क्लेमर दे रहा था ऐसे ही, तो प्लीज़ आप मुझे बताइए एक बात, लिमिट एग्जिस्ट कब कर रहा था, बताइए। सर बट उसमें भी तो पॉइंट कंटीन्यूअस लग रहा है। मेरा सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रही, मैंने बोला जब वो लिमिट कंटिन्यू सर जब हम उसको टेंस टू मान नहीं, और कोई है बेटा, कब आ रहा था बेटा कंटिन्यूअस, वेरी गुड, LHL इक्वल टू RHL में कंटिन्यूअस आ रहा था। जो कंटिन्यूअस था वो डिफरेंशिएबल था, जो डिफरेंशिएबल होता है वही इंटीग्रेबल भी होता है, ठीक है बेटा। प्लीज मैथ्स के एस्पेक्ट से ये पूरा पूरा ट्रू है, ठीक है ना, समझ रहे हो ना, ठीक है। तो इसीलिए सॉरी बाय वालों फिर से, ठीक है। तो ये मैं आपको बार बार कह रहा हूं ठीक है। यहां पर एक ही चीज मैं आपसे कहूंगा बेटा, प्लीज आप समझिए, कोई भी चीज कंटिन्यूअस होती है वही इंटीग्रेबल होती है, और उसका इंटीग्रेशन होने का फैक्टर ऐसे पता चलता है क्योंकि वो कंटिन्यूअस है, ठीक है। कोई भी चीज जो डिस्क्रीट होती है ना, उसको आप कंटिन्यूअस नहीं मान सकते, वो टूटा है, कंटिन्यूअस नहीं है। कंटिन्यूअस नहीं है तो चलो मुझे बताओ, एक बहुत ही सिंपल चीज पूछा, ठीक है तुमसे, अगर इस यूनिवर्स में, अगर आप इस यूनिवर्स में, ठीक है, अगर देखो आसमान में देखते हो तो बहुत सारे सितारे दिखते तुमको, बहुत सारे सितारे दिखते हैं बेटा। एट अ टाइम दे आर फिक्स्ड, एट अ टाइम, ध्यान सुनो बेटा मैं क्या करूं, एट अ टाइम अगर मान लो कि मैं आज रात को, जैसे आज रात को मान लो सितारे नहीं दिखे, ऑब्वियसली क्या वो नहीं है क्या वहां पे, है ना बेटा। मैं आज रात की बात कर रहा हूं, क्या आज रात को आपके आसमान में जितने सितारे एग्जिस्ट कर रहे हैं वो फिक्स है, हमने कहा सर है। एट अ टाइम तो वो फिक्स रहेगा, जैसे मान लो रात को 9:10 में 10 सेकंड में, क्या वहां पे आसमान में सितारे फिक्स थे, हमने कहा हाँ है थे सर। तो वो जितने भी सितारे हैं बेटा वो सारे कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस इन नेचर है, क्योंकि आप एक एक करके गिन सकते हो सबको ना, गिन सकते कि नहीं गिन सकते। अब मान लो कि आपने पूरे स्पेस का एक यूनिट एरिया ढूंढ लिया, यूनिट एरिया, ठीक है। अगर आपको सितारे नहीं समझ में आए तो सर के बाल ले लो यार, कम ऑन, ये सर के बाल है ना बेटा आपके, ये कंटिन्यूस है, ठीक है। ये क्योंकि कंटिन्यूस है ना, देखो सर के बाल एकदम कंटिन्यूसली यहां से यहां तक जा रहे हैं। कोई टकला भी तो कंटिन्यूस टकला होता है ना पर्टिकुलर एरिया पर, तो समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, धीरे 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 मेरी बात को समझना, ठीक है। तो ये जो बाल के पैचेस है ना आपके बेटा, अगर मान लीजिए आपने अपने सर के बहुत ही छोटे से हिस्से को ढूंढ लिया कि सर मेरे सर का जो पूरा टोटल एरिया है वो इतना है, और मैंने कहा कि सर मेरे सर का यूनिट एरिया कितना है, तो मैंने कहा सर वो ना सर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है बेटा। तो आपके बाल कंटिन्यूअस है, तो आपने क्या किया बेटा, टोटल हेयर ऑन योर हेड ढूंढने के लिए आप इंटीग्रेशन का इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि ये कंटिन्यूअस है और ये फाइनाइट है, तो इसकी भी एक लिमिट होगी 0 से इतना तक,
समझ रहे हो, ऐसे हो रहा है ये बेटा, इसीलिए ये काम करेगा। और ऊपर से आप जितनी भी लाइन लोगे, जितना भी एरिया लोगे और जितनी भी वॉल्यूम लोगे बेटा, वो फाइनाइट लोगे। क्या लोगे बेटा? फाइनाइट, ठीक है। जब आप इनफाइनाइट लोगे वहां पे लिमिट नहीं लगेगी, इन्फिनिटी, इनडेफिनेट इंटीग्रल में लिमिट नहीं लगता ना बेटा, ठीक है। आप वहां पे सिर्फ इंटीग्रेशन करके सी लगा के छोड़ देते हो, है ना, इंटीग्रेशन किया, सी लगाया, छोड़ दिया, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल आपको देना चाहूंगा बेटा, सुनिएगा। अगर मैं कर रहा हूं, सुनिएगा ध्यान से, ठीक है बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डीएक्स में कर रहा हूं, ठीक है बेटा, ठीक है नहीं? तो इसका आंसर क्या आता है बेटा? एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी आ जाएगा, ठीक है। प्लस सी लिखना पड़ता है आपको, क्योंकि यहां पे कोई भी लोअर लिमिट और अपर लिमिट नहीं है। मैंने यहां पे क्या किया मैं बता दूं बेटा, मैंने इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन डीएक्स लिया बेटा। फॉर्मूला ये होता है एक्स टू द पावर एन प्लस 1 बाई एन प्लस 1, ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यहां पे आपके 2 थी तो 2 प्लस 1 3, 2 प्लस 1 3, यही हुआ है। और मैंने पीछे सी क्यू लगाया क्योंकि मुझे पता है ये इनडेफिनेट है। क्या है बेटा? इनडेफिनेट, क्योंकि इसका लिमिट नहीं है ऊपर से नीचे। पर अगर मान लो कि मैं इसको लिमिट दे दूं, मैंने क्या दे दिया बेटा? लिमिट दे दिया। तो मैंने मान लो लिमिट दे दिया 1 से लेकर 2 तक का लिमिट दे दिया, ठीक है। तब ये सी हट जाएगा और यहां पे लग जाएगा बेटा आपका 1 से 2 और उसको डाल देते हो अंदर, ठीक है, क्योंकि ये डेफिनेट है। डेफिनेट इंटीग्रल्स में लिमिट एग्जिस्ट करती है, ठीक है बेटा। तो प्लीज ध्यान में रखना बेटा, जो आपका कंटिन्यूअस है उसी की डिफरेंशिएशन हो सकती है, जिसकी डिफरेंशिएशन हो सकती है उसका इंटीग्रेशन तो होगा ही होगा, ठीक है। इसीलिए क्लास 12th में बेटा आपको मैथ्स में जो 5वां चैप्टर है वो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ही है। तो उसको पढ़ाने के बाद आपको चैप्टर नंबर 7 में इंटीग्रेशन पढ़ाया जाता है, ठीक है। आ रही बात समझ में? ठीक है, चलिए तो कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अब यहां पे मैंने क्या कहा बेटा कि मैं ये कह रहा हूं कि सर मुझे यहां पर, सर ये जो मेरी बॉडी थी बेटा, इस बॉडी का मेरे पास सिर्फ यूनिट चार्ज ही मुझे नोन है। मैंने कहा सर वो क्या है? वो dq है। क्या है बेटा? वो dq, ठीक है। मैंने इसकी यूनिट चार्ज ले ली क्योंकि ये कंटिन्यूअस था, तो मुझे पता नहीं है कि इसमें कितना चार्ज है, तो मैंने मान लिया कि सर उसकी जो चार्ज है वो dq है। कितनी है बेटा? dq। तो आप देख सकते हो इन्होंने यहाँ पे इस q0 को लिया है, dq को लिया है, और ये डिस्टेंस का इन्होंने क्या किया बेटा? स्क्वायर किया। मैं कहूंगा आपको बार बार कि इसको आप इग्नोर कर दो, कोई चिंता वाली बात नहीं है, क्योंकि आप वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखोगे इसको, ठीक है बेटा। तो आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा। अब आप यहां पर एक चीज सोचेंगे सर कि सर चलिए ठीक है, आपकी बात मान ली हमने कि सर कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में आप इंटीग्रेशन करोगे। तो आप देखिए बेटा सच में ये लोग इंटीग्रेशन कर ही रहे हैं, ठीक है ना, इंटीग्रेशन चालू किया इन्होंने। अब इन्होंने डीएफ क्यों लिया बेटा इसको? तो आप जानते हो बेटा कि हमने जो उस बॉडी का चार्ज लिया है वो कितना लिया है बेटा? डीक्यू लिया था। तो हमें टोटल चार्ज निकालने के लिए इंटीग्रेशन तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आप यहां पे देख सकते हो कि एफ इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डीएफ इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डी क्यू बाई आर स्क्वायर आपका आ गया, ठीक है। अब आप यहां पे पहुंचेंगे कि सर ये हमारे पास ये सब चीजें तो सर हमारी क्या है बेटा? कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल दिया, हमारे पास डी क्यू बाई आर स्क्वायर बचा। इवन आपको मैं एक बात बताऊं, आप आर स्क्वायर भी बाहर निकाल सकते हो, पर आपने आर स्क्वायर क्यों नहीं निकाला, ठीक है। आर स्क्वायर सर अभी भी अंदर में क्यों है, ठीक है। तो यहां पे मैं बता दूं बेटा ये डी क्यू का फॉर्म, ये जो डी क्यू है ना बेटा, इसका फॉर्म बदल जाएगा आगे। अब अगर इसका फॉर्म बदल गया और ये आर के रिस्पेक्ट पे आ गया तो हमें फिर आर को अंदर लेना पड़ेगा, तो इसलिए ये लोग आर को यहां पे रखते हैं। अब यहां पर सर जो ये डी क्यू है, जो अब ये dq के अलग अलग फॉर्म्स क्या क्या होंगे, चलो इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है बेटा। तो मैंने यहां पर क्या किया है बेटा, मैं फिर से बता दूं आपको, मैं इसमें लिख के दिखा देता हूं बेटा। तो यहां पर आपका कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में बेटा यहां पर कंडीशन किस तरह से काम कर रहे हैं? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में आपका क्या चीज काम कर रहा है? तो यहां पर आपने एक ऐसी बॉडी ले ली है जो कि अनइवन शेप की भी हो सकती है, कैसी भी हो सकती है, ठीक है। अब इसका जो यूनिट चार्ज है बेटा वो मतलब मान लो एक छोटे से मतलब मैंने एरिया का जो चार्ज निकाला बेटा वो मैंने डी क्यू निकाला, क्योंकि अगर मान लीजिए इसकी टोटल चार्ज आपकी क्यू है, ठीक है, ये भी मैं सपोज ही कर रहा हूं, ठीक है, ये एग्जैक्टली है मुझे नहीं पता, ठीक है। तो इस dq ने आपके इस q0 चार्ज पे जो फोर्स लगाया बेटा वो r डिस्टेंस पे लगाया है। तो मुझे यहां पर बताना है कि ये अगर dq चार्ज इसके ऊपर जितना फोर्स लगाएगा तो टोटल बॉडी कितनी फोर्स लगाएगी, हम ये फाइंड कर रहे हैं, ठीक है बेटा। क्योंकि हम और यहां पे dq इसीलिए लिए क्योंकि ये आपका क्या है बेटा, ये कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है बेटा। इसलिए हम इसके छोटे से हिस्से से फोर्स निकालेंगे, उसके बाद उसका इंटीग्रेशन करके टोटल फोर्स निकाल देंगे, ठीक है। कंटिन्यूअस, कंटिन्यूटी होने के कारण, कंटिन्यूअस नेचर होने के कारण, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते बेटा। तो अब हमने क्या कहा बेटा, अब हम ये कह रहे हैं आपसे बेटा कि फोर्स का फॉर्मूला जो होता है बेटा वो होता है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
क्यू नॉट डी क्यू बाई आर का स्क्वायर। अब ये डी क्यू है तो हम यहाँ पे डी एफ लगाएंगे क्योंकि छोटा सा फोर्स निकल के आएगा, क्योंकि हमें क्या करना है बेटा, इंटीग्रेशन करके टोटल निकालना है, ठीक है। तो हम इन दोनों तरफ, इसके दोनों तरफ क्या कर देंगे बेटा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो आपको क्या मिल जाएगा बेटा, बोथ साइड्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हो बेटा, आपको मिल जाता है इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आपका क्यू नॉट डी क्यू बाई आर स्क्वायर। आपको ये मिलेगा। इसमें जो कांस्टेंट है उसको आप बाहर निकाल सकते हो। इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ क्या बनेगा बेटा, एफ बन जाता है क्यू नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आपका बाहर होगा, बचता क्या है बेटा, डी क्यू बाई आर स्क्वायर बचता है, ठीक है। तो ये आपका फोर्स निकल के आता है बेटा उस बॉडी के लिए जिस बॉडी में आपका कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है बेटा, ये वो फोर्स होगी। तो हमारी कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का जो टाइप है वो कितना होगा, अब हम उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिए बेटा, अब मान लीजिए यहां पर मैं एक पॉइंट पे आके रुका था, मैंने कहा था कि हमने आर स्क्वायर को अंदर क्यों रखा, अब चलो उसकी बात करते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिए बेटा, तो हमारे पास टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, क्योंकि उसी के साथ जुड़ा हुआ है जो मैं लेने वाला हूं, जो मैं कह रहा हूं बेटा उसी के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। तो मैंने टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कहा। टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या क्या हो सकते हैं बेटा, तो टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में बेटा आपके 3 टाइप होते हैं। तो सबसे पहला वाला होता है बेटा 1 डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हम लोग बोलते हैं लेंथ डिस्ट्रीब्यूशन या फिर लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपने क्या किया, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करी, ठीक है, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में जिसका इंट्रोडक्शन करवाया जाता है वो होता है बेटा लाइन चार्ज डेंसिटी, लाइन चार्ज डेंसिटी, लाइन चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो ये लाइन चार्ज डेंसिटी सर क्या है, चलो इसको समझते हैं, ठीक है। देखिए बेटा, अब मान लीजिए कि मेरे पास एक जो चार्ज है ना बेटा, वो ना आपके ना एक सीधे लाइन में ना इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट है कंटिन्यूअसली, ठीक है, ये डिस्क्रीट नहीं है, ठीक है। मैंने मान लो कि एक प्लस चार्ज को ना एक लेंथ, एक एल लाइन में, मतलब कि यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक बेटा एल लाइन में मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है, प्लस 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 करके प्लस प्लस करके यहाँ पे मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। इस तरह से ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। अब मान लीजिए, और ये कंटिन्यूअस है, आपको दिख रहा है बेटा प्लस 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 सीधा नीचे की तरफ आ रहा है ना, ये कंटिन्यूअस है। अब मैंने इसके एग्जैक्टली पास में ना बेटा एक टेस्ट चार्ज रख दिया क्यू नॉट, ठीक है। तो मैंने कहा कि सर ये तो कंटिन्यूअस है, तो सर मैं इसके ऊपर फोर्स कैसे फाइंड करूं, तो मैं क्या करूंगा बेटा, इसका छोटा सा हिस्सा ले लूंगा, छोटी सी मैंने इसके हिस्सा ले लिया, छोटे से हिस्से का पूरा चार्ज, पूरे में से मैंने डी क्यू चार्ज ले लिया, तो इसकी लेंथ भी क्या होगी बेटा, बहुत ही छोटी सी होगी, डीएल लेंथ होगी, ठीक है, बहुत ही छोटा सा लेंथ डीएल मैंने ले लिया। यहाँ पे ध्यान देना बेटा, तो मैंने यहाँ पर एक छोटे से, अरे बाप रे, ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा ये ले लेता है, ये देखिए बेटा, तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा आपका बेटा, यहां से यहां तक के डिस्टेंस को मैंने डिफाइन कर दिया बेटा आर से डिफाइन कर दिया, और इस लेंथ को मैंने डिफाइन कर दिया बेटा किससे बेटा, ये मेरा डीएल लेंथ है, क्या बेटा, डीएल लेंथ है, ठीक है बेटा। अब मैं आपसे कह रहा हूं बेटा कि चलो ठीक है, तो इसके लिए सर हमारा फॉर्मूला क्या बन के आ रहा है, सर हमारा फॉर्मूला बन के आ रहा है एफ इक्वल्स टू इंटीग्रेट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी क्यू नॉट इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू बाई हमारा आर स्क्वायर, ये बन के आ रहा था, ठीक है। फोर्स तो पीछे ही निकाला आपने। अब आपसे कहा गया बेटा कि सर इस डी क्यू का कोई रिप्लेसमेंट है क्या, क्योंकि डी क्यू जो है ना बेटा वो हमारे लिए ना एक प्रॉब्लम बन जा रहा है, क्योंकि इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हम, ठीक है। तो आप इसको कैसे कर सकते हो, देखिए बेटा, इस डी क्यू की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, तो यहाँ पे ना जो ये लाइन चार्ज डेंसिटी होती है वो ये होती है बेटा लैम्डा, वो क्या होती है बेटा, लैम्डा। तो कभी भी अगर कोई भी चार्ज आपके लेंथ में ऐसे डिफाइंड हो तो आप क्या कर सकते हो, लैम्डा इज इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी एल लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो बेटा, डी क्यू बाई डी एल। तो आप देख सकते हो बेटा चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, लाइन चार्ज डेंसिटी कहते हैं, क्या कहते हैं, लाइन चार्ज डेंसिटी। तो आप क्लियरली यहां पे देख सकते हो डी क्यू कितना मिल जाएगा आपको, लैम्डा डीएल मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा बेटा, लैम्डा डीएल। क्या मिला बेटा, लैम्डा डीएल। ये लैम्डा क्या है बेटा, ये कांस्टेंट है, तो ये बाहर निकल जाएगा, बचा क्या, डीएल बचा कि नहीं बचा, डीएल लेंथ होता है, डीएल क्या होता है बेटा, लेंथ। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि आर अंदर क्यों था, क्योंकि आर भी क्या है, लेंथ है, तो लेंथ के साथ लेंथ का इंटीग्रेशन किया जा सकता है, सही बात है कि नहीं बात है। मैं डी क्यू का इंटीग्रेशन आर के साथ तो नहीं कर सकता ना, तो इसीलिए मैंने वहां पे उसको रखा था। तो अब ये क्या बन जाएगा बेटा, फोर्स आपके लाइन चार्ज डेंसिटी के लिए। तो लाइन चार्ज डेंसिटी के हिसाब से अब आपको जो फोर्स बन के आएगा वो आएगा क्यू नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ लैम्डा डीएल बाई आर स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला बन जाता है लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ठीक है। और लैम्डा आपका बाहर निकल जाएगा, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं बेटा लैम्डा क्या है बेटा, कांस्टेंट है, लैम्डा क्या है बेटा, कांस्टेंट है। बेटा पानी पी लो, प्लीज उसको पानी दो ना, पानी दो उसको, आपके पास है,
आप प्लीज़ पीजिए पीजिए। नहीं वो बेचारी इंटीग्रेटेड क्लास करती है। हाँ वही कोई बात नहीं बेटा, थोड़ा देख लो और घर आके सो जाओ ना थोड़ा। घर आके नहीं सोती? नहीं, सो जाया करो बेटा, थोड़ा पावर नैप वगैरह ले लो, 1 घंटे का है ना। घर जाओ फटाफट से सो जाओ, 1 घंटे का पावर नैप लेके आओ, फिर एकदम फ्रेश हो के आओ। नहीं तो फिर ये सब फिर तो क्या फ़ायदा बताओ। फिर तो ये वाली बात होगी कि पैसे दे रहे हो फिर ख़त्म है कि नहीं। हाँ बेटा क्या? हाँ तो तुम्हें तो अभी सोना ही है। हाँ वही वही ठीक है आराम से घर आओ सो जाओ, ठीक है आराम करो, रेस्ट करो थोड़ा। बाप रे ये कम्प्लीटली वो हो जा रही है, ये क्या बोलते हैं, जोन आउट हो जा रही है पूरा। ऐसे मतलब है ना, ऐसा लग रहा है दारू पी के बैठी है। ठीक है ठीक है ठीक है, अभी ठीक है हो क्या इधर, थोड़ी और बेइज्जती मार दे। चलो ठीक है, इसको अब करते आ गया। तो ये आपकी लाइन चार्ज डेंसिटी बेटा। लाइन चार्ज के बाद आपका एरियल चार्ज डेंसिटी आएगा या फिर सरफेस चार्ज डेंसिटी भी बोल सकते हैं बेटा। सरफेस सेकंड टाइप में क्या आएगा बेटा, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। और इसके साथ साथ मैं ना आपको तीसरा टाइप भी यहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूँ बेटा। तीसरा टाइप होता है आपका बेटा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो आप अब समझ गए कि बेटा किस तरह से ये काम करता है। अब अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करें तो ये होता है बेटा आपका, ये डिफाइंड होता है आपके सिग्मा से। किससे होता है बेटा, सिग्मा इक्वल्स टू dq/dA होता है या ds, ठीक है dq/ds। ये ds क्या है बेटा, सरफेस एरिया, ठीक है। जैसे आपने लेंथ के लिए अगर आप जैसे dl पूरे लेंथ का छोटा पार्ट ले रहे थे तो पूरे सरफेस एरिया का छोटा सा एरिया तो ds, या DAB लिखा जाता है, बहुत सारे जगहों में DAB लेते हैं, ds की जगह DAB लिखा होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। इसको आप अगर रिप्लेस करेंगे तो dq इक्वल्स टू क्या है, सिग्मा ds। एरिया क्या होता है बेटा, लेंथ इंटू लेंथ ही होता है ना, ठीक है। तो अब आपका फोर्स का फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा, Q0 by 4 pi एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ सिग्मा ds बाई r स्क्वायर। समझ में आया ना। अब ये ds आपका लेंथ है तो इसलिए आपको r को रखना पड़ेगा यहाँ पे कटने के लिए। अगला देखिए बेटा वॉल्यूमेट्रिक के लिए होता है रो। हाँ इसमें सिग्मा बाहर निकलेगा बेटा, कांस्टेंट ही है। तो इसमें क्या हुआ, रो इक्वल्स टू dq/d। वेरी गुड। तो आपका dq क्या बनेगा बेटा, रो dv, ठीक है। तो इसको पुट कर देंगे, फोर्स हमारा क्या आएगा बेटा, Q0 by 4 pi एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ रो dv/r स्क्वायर। क्या बात है, बहुत बढ़िया बेटा, ठीक है। तो समझ में आ गया सबको, है। तो इस तरह से बेटा आपका 3 डिफरेंट टाइप का कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जिसमें कि आप क्लियरली देख पाए कि लाइन चार्ज में कुछ इस तरह से है। स्टार्टिंग हमने की थी बेटा कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से। यहां पर हमारा जो फोर्स का फॉर्मूला निकल के आ रहा था वो dq में आ रहा था। dq को हम r के रिस्पेक्ट में नहीं कर सकते इंटीग्रेशन, तो इसलिए dq को हमने चेंज किया लेंथ वाइज, एरियल वाइज एंड वॉल्यूम वाइज, ठीक है। तो ये इस तरह से आपका बदल जाएगा। लैम्डा का कंडीशन याद रखिएगा, सिग्मा का कंडीशन याद रखिएगा, और आपको मैं बाबा कहूंगा रो की कंडीशन याद रखिएगा बेटा। ये सारे आपको बहुत ज्यादा काम आएंगे, ठीक है, बहुत ज्यादा, मतलब कि इसका इस्तेमाल बहुत जगहों में होगा, ठीक है। फिजिक्स में जब तक से आप इलेक्ट्रिसिटी चार्ज वगैरह पढ़ रहे हो बेटा, तो इसका इस्तेमाल कहीं भी हो सकता है, ठीक है, कहीं भी। तो इसीलिए मैं आपको बार बार कहूंगा कि इसको प्लीज ध्यान में रखना, ठीक है। आगे जब आप फ्लक्स पढ़ोगे तो वहां पे भी बहुत यूज होगा, ठीक है, फ्लक्स, ठीक है। आप लोग ई फ्लक्स पढ़ के आए थे, यहां पे सिर्फ फ्लक्स होगा, ठीक है, फ्लक्स। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बेटा। तो आगे देखते हैं। चलो ये तो समझ में आ गया सर, हमें ये डिफरेंट टाइप मैंने बता दिया आप लोगों को। अब ये सब चीज़ आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ये सो ही है, सिग्मा dq/ds। ओके ठीक है। अभी देखिए बेटा लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ये सब आ गया। अब यहाँ पे इन्होंने इसके बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश किया है कि लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इन सब के बीच में रिलेशन क्या होता है। अगर हम टोटल निकालने जाएं तो क्या आता है बेटा, ई टोटल हमारे पास ई डिस्क्रीट प्लस ई कंटिन्यूअस किस तरह से होता है। तो ये चीज़ें अब आपको नहीं करनी क्योंकि ये नहीं आपके सिलेबस में, ठीक है। ये पहले कभी हुआ करता था, अभी ऐसा नहीं है। जनरल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ये नहीं आता आपका, ठीक है। तो चलिए बेटा अब कुछ क्वेश्चन लगाते हैं ना, क्योंकि अभी टॉपिक खत्म किया तो क्वेश्चन तो लगाना है पड़ेगा ही। चलिए क्वेश्चन लगाते हैं। तो क्वेश्चन क्या है बेटा,
a charged spherical conductor has surface charge density of 0.7, तो मतलब आपको यहाँ पे सिग्मा मिल गया। क्या मिल गया बेटा? सिग्मा मिल गया। ये सिग्मा है आपका। अब आपको बोला गया व्हेन इट्स चार्ज इज इंक्रीज्ड बाय 0.44 कूलम, आपने उसके चार्ज को 0.44 कूलम से इंक्रीज कर दिया तो तब चार्ज डेंसिटी हो गई बढ़ के 0.7 से 0.14, मतलब डबल हो जा रहा है। ठीक है, तो अब आपको बताना है फाइंड रेडियस ऑफ द स्फीयर एंड इनिशियल चार्ज ऑन इट। तो आपको उसका रेडियस निकालना है और आपको उसका इनिशियल चार्ज निकालना है। ठीक है, तो ये तो बहुत ही इजी है। आप पहले क्यू निकाल सकते हो, क्यू निकलने के बाद आपका क्या निकल जाएगा बेटा? क्यू निकलने के बाद आप उसका आर निकाल सकते हो। ठीक है बेटा, देखिए उन्होंने क्यू कैसे निकाला है, बहुत ईजी है। सिग्मा आपको दिया हुआ है पहले वाले कंडीशन का बेटा, तो सिग्मा आपने 0.7 ले लिया। क्यू हमें तो नहीं पता, क्यू को उतना ही रख दिया, नीचे 4πr² लिख दिया, क्योंकि अब हमने 4πr² क्यू लिया। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर आपने 4πr² क्यू लिया, सर हमें नहीं आया समझ में। तो देखिए बेटा, कंडीशन को थोड़ा दूसरे जगह में जाके देखते हैं। ठीक है बेटा, देखिए हुआ क्या है, बात को समझना। हमने स्फीयर लिया है, क्या लिया बाबू? स्फीयर लिया है। ठीक है, उस स्फीयर की सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रखी है, और वो कितनी दे रखी है बेटा? तो सिग्मा 1 आपको दिया गया है 0.7, और मेरे पास सर सिग्मा 2 कितना दिया गया है? 0.14 मेरे पास ये है। ठीक है बेटा, ये मेरे पास है। अगर आप इसका यूनिट का बात करें तो ये होता है बेटा कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर, और ये भी कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ये चार्ज बाई एरिया होता है ना, है कि नहीं? चार्ज अपॉन एरिया, dq बाई ds इस तरह से होता है। आपने यहाँ पे स्फीयर की बात करी है, तो स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है बेन? सर 4πr²। कोई बात नहीं, चलो 4πr²। ठीक है, हमें यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रखी है, हमें इसका आर निकालना है। ठीक है, चलिए 4πr² इसका एरिया होता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो हमारे पास सर 4πr² क्यों आया, अब मैं वो समझाता हूं। ठीक है, थोड़ा ध्यान देना। अब मैंने क्या कहा सर, मैं कह रहा हूं कि सर सिग्मा इक्वल्स टू dq बाई ds होता है। ठीक है बेटा, तो ऑब्वियसली सिग्मा इक्वल्स टू q बाई s भी तो होता ही होगा। अगर छोटा सा चार्ज और छोटा सा पार्ट ऑफ एरिया होगा तो टोटल चार्ज बाय टोटल एरिया भी तो वही आएगा, है कि नहीं? समझ में आ रही की बात नहीं? अब आप खुद देखिए बेटा, सिग्मा 1 इक्वल्स टू q बाई, अब s है तो s तो सरफेस एरिया है, तो सरफेस एरिया ऑफ आपका स्फीयर कितना होगा? 4πr²। ठीक है, तो सिग्मा 1 क्या था बेटा? 0.7 था, है ना? तो 0.7 q बाई 4π आपका r² आ गया। ठीक है, अब बोला क्या बेटा? अब बोला ये है कि यहां पे हमारी चार्ज q थी, अब अपनी q कितनी है बेटा? ये आपका q, सॉरी ये q1 ले लो और ये q2 ले लो। ठीक है, तो q1 अपना था q, तो q2 कितना हो गया बेटा? q प्लस 0.44, हमने इतना कूलम ऐड कर दिया था ना बेटा उसमें, तो अब ये कितना होगा बेटा? तो अगला हमारा सिग्मा 2 कितना आना चाहिए बेटा? q प्लस आपका 0.44 बाई एरिया तो बड़ा होने वाला है नहीं, एरिया तो वही होगा 4πr² ही होगा। तो सिग्मा 2 कितना था बेटा? 0.14। अब आप कुछ भी नहीं करिए बेटा, सिंपल इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए। क्या कर दीजिए बेटा? डिवाइड। आप जब इन दोनों को डिवाइड कर दोगे तो क्या मिलेगा? देखिए बेटा, तो इसको फर्स्ट मान लेना, इसको सेकंड मान लिया, तो डिवाइडिंग सेकंड बाई फर्स्ट, तो आपको क्या मिला? देखिए बेटा, तो आपको 0.14 बाई 0.7 इज इक्वल टू, सुनो ना 0.07 था क्या? 0.07 था क्या? एक बार चेक कर लेते हैं। सॉरी गाइस, है थोड़ा सब्सक्रिप्शन नहीं है, क्या कर रहे हैं ना? नहीं 0.7 नहीं था, 0.7 नहीं था। नहीं सही कर रहे हैं, 0. वही ना 0.07 लगा मुझे, बट 0.7 नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, तो कितना आएगा बेटा? ये q प्लस 0.44 बाई क्यू आ जाएगा ना, क्योंकि आपको पता है 4πr² कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब आंसर कितना आएगा बेटा? काट देते हैं बेटा, तो आप देख सकते हो ये आपका 0.02 आना चाहिए। क्या बोलते हैं? 0.2 आएगा, 0.2 आएगा, 0.2 इज इक्वल टू 0.2 आएगा, 0.2 आएगा, सही बात है। ठीक है, q प्लस 0.44, अगर मैं गलती कर दूं तो कोई बात नहीं बेटा, आप लोग मुझे माफ कर ही दोगे, पता है क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना। 0.2 q इक्वल्स टू q प्लस 0.44 है बेटा, इसको उधर कर देना, माइनस हो जाएगा ये। ठीक है, या फिर एक काम करो, इसको उधर करो, जैसे भी करो यार, ये माइनस ही में आ रहा है। 0.2 q माइनस q कर देना, इक्वल्स टू आपके पास क्या आ रहा है बेटा? 0.44 है, तो q कॉमन निकाल देना, तो क्या आएगा? 0.44 बाई 0.2 माइनस 1, ये आएगा ना। अब 0.2 माइनस 1 कितना होगा? माइनस 0.8 वही तो माइनस 0.44 बाई क्या है बेटा? 0.8। अब काट सकते हो ना इसको, कितना आएगा बताओ?
115 0.11 बाई 0.2 ऐसा कुछ कर रहे हो क्या, है नहीं। अब आप काट रहे हो ना बेटा, तो कितना आएगा बेटा, माइनस फिर से वही होगा 100 और 10, 0.5 ही आएगा ना, 0.55 आ रहा है ना, 0.55 कुलम, यही आ रहा है ना बेटा। चलो आंसर चेक करते हैं ना, क्योंकि मुझे पता नहीं कि वो थोड़ा अलग ही लग रहा ही है। हाँ हाँ, नहीं नहीं तो आ रहे, ओ नहीं नहीं नहीं, ठीक है, कितना आया था बेटा आपका 0.55। नहीं नहीं यार, हमने कुछ मिस्टेक कर दिया, देखो कुछ तो हुआ है। एक मिनट, हमने यहाँ पे, ओहो ओ वो चेंजेस बाई था। हमने यहाँ पे पता है क्या मिस्टेक कर दिया, हमने मिस्टेक ये कर दिया कि वो जो था ना बेटा, ये चेंजेस था, मतलब ये 0.14 प्लस 0.7 था ये। पूरा मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं, चलिए फिर से करते हैं एक बार। तो मतलब कि हमारा यहाँ पे ये वाला पार्ट जो है बेटा, बाकी सब तो ठीक है, ये वाला गलत हो गया बस, ठीक है, और ये वाला पार्ट गलत हो गया। तो मतलब कि हमारा आंसर क्या आएगा, ये वाला पार्ट भी गलत ही है, ठीक है। तो हमारा 0.14 प्लस 0.7 कितना होगा, 0.84। हाँ, तो ये आपका 0.84 होगा, तो 0.84। अब सॉल्व करिए, ठीक है। तो 0.12 Q इक्वल्स टू Q प्लस 0.44 है ना, तो 0.12 Q माइनस Q, 0.12 ही आ रहा है क्या, हाँ 0.12 यस एग्जैक्टली, 0.44, तो ये कितना आ रहा है बेटा 0.88 माइनस 0.88 Q 0.44, तो Q कितना आ रहा है बेटा माइनस 0.44 बाई 0.88, ये आएगा ना। तो कितना आ रहा है बेटा, ये आपका 0.5, वो वापस कैसे आ रहा है वही, तो तुम लोग क्या, नहीं रुकिए, आप लोगों ने क्या किया इसको 0.7 से 0.84 ना, 84 बाई 7 इंटू आपने क्या किया बेटा 10 बाई 100 किया है ना। हाँ, तो ये 1.2 आता ना, वही तो मैंने बोला ना यहाँ पे मिस्टेक है, ये 0.12 आएगा नहीं, ये 1.2 आएगा, ये मिस्टेक है, ये आपका गलत है, ये आपका 1.2 आएगा 1.2, ठीक है। हाँ, तो ये मिस्टेक है ना यहाँ पे, तो ये 1.2 आएगा, तो बेसिकली ये कितना बन रहा है आपका, अगर ये 1.2 माइनस क्यू किया तो ये 0.2 आ रहा है ना बेटा। अब 0.2 को आप यहाँ डाल दो, अब ये अब हो जाएगा ना ये, तो क्यू कितना आ रहा है बेटा 0.44 बाई 0.2, ये आ रहा है ना, तो ये 2.2 आएगा, 2.2 कुलम, ये आपका आंसर आएगा, है ना, ये आना चाहिए ना। चलिए अब फटाफट से आर निकालिए, आ गया ना, अब आर निकालिए, हाँ चलिए आर निकालिए, आर निकालिए, आर, एक मिनट मैं पहले इसको बंद कर